वेलकम टू आवर चैनल एकेडेसिया। सो लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल टूल्स के अंदर फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री देख लिया था। सो इस वाले लेक्चर में हम क्या देख रहे होंगे, उसके आगे वाले टॉपिक्स जो हमें मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ने हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन लें जिसमें कि पावर में, एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है बेसिकली कि पावर में कुछ हो, वैसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को ऐसे समझ सकते हैं कि इसका डिनोशन कैसा होता है, a की पावर x समथिंग, ठीक है। जैसे कि 2³ = 8, तो इसका मतलब क्या है, a की पावर x का मतलब क्या होता है कि a को हम x टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कितना हो रहा है, x टाइम्स, ठीक है। तो दिस इज समथिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब इसमें एक होता है कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें समझनी होती हैं। ये क्या है अपने पास, ये है बेस, ठीक है, और ये क्या है, पावर। अब एक फंक्शन होता है अपने पास जिसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या मतलब है कि जिसमें बेस क्या हो, अपना e हो, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। वो ये नेचुरल नंबर को उस नेचुरल नंबर से मर्ज नहीं करना है कि 1 से शुरू होने वाले सारे काउंटिंग नंबर्स को अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं, वो तो बोलते ही हैं। ई एक डिनोशन है जिसको अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.7 के अप्रॉक्स होती है। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब कि ई की पावर x जैसा फंक्शन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस टॉपिक में ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे पहले ही बोला था मैंने, छोटा सा टॉपिक है, सच मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना होगा। बट जो ध्यान देने वाली चीज़ है इस टॉपिक में वो ये होती है कि अगर 1 + x की पावर n ऐसा कोई फंक्शन लिखा हो, ठीक है, तो है तो ये कैसा एक्सपोनेंशियल सा फंक्शन ही है कि ब्रैकेट के ऊपर एक पावर लगा हुआ है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हैं। अगर कुछ ऐसा है एज सच, अगर 1 + x की पावर n जैसा कोई फंक्शन बन रहा है, और ये थोड़ा सा स्टार मार्क वाली चीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना, और ये बहुत बार फिजिक्स में यूज़ होगा, बार बार ये फिजिक्स में यूज़ होता है जब जब हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे होंगे, जब जब हम चीज़ों को ग्रेविटेशन में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब जब हम नॉर्मलाइज कर रहे होंगे, तब तब ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। 1 + x की पावर n जैसा कुछ हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वेयर जो 1 है वो x से मच ग्रेटर दैन हो, ठीक है। ये जो x है अपना वो क्या हो, इस 1 से बहुत छोटा हो, या 1 मच ग्रेटर दैन x हो। उस कंडीशन में हम इस फंक्शन को 1 + nx लिख देते हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है जो हम बार बार यूज़ करेंगे फिजिक्स में। सो इसको बहुत ध्यान से समझिए कि 1 + x की पावर n, जब कंडीशन क्या है, व्हेन 1 इज मच ग्रेटर दैन x, देन इट कैन बी रिटन एज 1 + nx, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, 1 बड़ा हो x से बहुत ज़्यादा, x के कंपैरिजन में 1, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि x बहुत छोटा 1 के कंपैरिजन में, लाइक 1 + 0.00005 की पावर 5 है, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं अपन, 1 + 0.000405 × 5, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इसके बराबर होगा। तो कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ इतनी सारी चीज़ें थी जो हमें पढ़नी थी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद जो हमें इसमें नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ना था वो क्या था अपने पास, लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन। तो इसमें हमें क्या समझना होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉगरिदमिक फंक्शन होता क्या है, कैसे इसका डिनोशन होता है, और क्या क्या चीज़ें हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लॉगरिदमिक फंक्शन का मतलब है सिर्फ इतना सा कि जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, 2 की पावर x कर रहे थे तो हमें कुछ आउटपुट मिल रहा था, है तो ये भी फंक्शन कि यहाँ पे हम कुछ इनपुट डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट, जो फंक्शन के बेसिक क्लास में हम देख के आए हैं, ठीक है। अपने पहले क्लास में जो फंक्शन के हम बेसिक्स में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम, फंक्शन का डेफिनेशन, कि कोई भी किसी फंक्शन को कैसे समझ सकते हैं अपन, कि एक मशीन सा समझो उसको, जिसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे, वो प्रोसेस होकर उस फंक्शन में हमें एक आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली लॉगरिदमिक फंक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं कि इफ़ समझो कि यहाँ पे हमारे पास इनपुट है, यहाँ पे एक बॉक्स है और हमें आउटपुट पता हो, तो हमें ये पावर चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा हमें, लॉगरिदमिक फंक्शन से, ठीक है। ये चीज़ हमें कहाँ से मिल रही होगी, लॉगरिदमिक फंक्शन से, ठीक है। लाइक कि अगर 2 की पावर x = 8 लिख दें,
तो हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, ये तो हमें पता है। अगर कुछ ऐसी वैल्यू होती जो हमें नहीं पता होती, वो कैसे हम करते हैं, इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। बेसिकली पावर निकालने के लिए हम लॉगरिदमिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि लॉगरिदमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शंस हैं, ठीक है। जो काम हम जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई पावर है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हमें आउटपुट पता है, तो हमको इधर से इधर सोचना पड़ेगा कि हमें अगर ये आउटपुट है और इसका बेस, तो इस बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करें सो दैट हमें ये आउटपुट मिले, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट फंक्शंस। तो इनका डिनोशन कैसे होता है, जैसे कि 2 की पावर x = 8 है, ठीक। तो हमें पता है कि x = क्या आएगा, 3 आएगा। अब इस फंक्शन को अगर लॉगरिदमिक फंक्शन में डिनोट करना होता है तो हम कैसे डिनोट करते हैं, log of 8, बेस क्या है अपने पास 2, सो दैट विल बी 3, ठीक है। ये है अपने पास लॉगरिदमिक फंक्शन का डिनोशन कि log of आउटपुट बेस = पावर, ठीक है। log of आउटपुट बेस = पावर इज बेसिकली ऑल अबाउट लॉगरिदमिक फंक्शंस। अब इसमें कुछ एक चीज़ें, कुछ एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हम ध्यान में रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें तो हम देख लेंगे। और इसमें अगर कुछ जनरल चीज़ें जो समझनी हो कि और इसमें हम क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं, जैसे एक चीज़ समझते हैं कि अगर log 1 हो, हमें आउटपुट 1 मिल रहा है और यहाँ पे हम बेस में कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख देते हैं 5, 6, 7, तो ये 0 आएगा। क्यों आएगा वो समझते हैं। हमें ये पता है कि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, आउटपुट, ये क्या है अपने पास बेस, तो हम 5 की, और ये क्या होता है अपना जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, जो इससे प्रोसेस होकर रिजल्ट आ रहा है, वो क्या है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर होता है ये। तो log 1 बेस ऑफ कुछ भी = 0 होना चाहिए। अब 5 की पावर हम 0 लिखें, 6 की पावर 0 लिखें, 7 की पावर 0 लिखें, सबकी वैल्यू 1 आएगी। हमें पता है किसी भी नंबर के, किसी भी रियल नंबर के पावर में अगर हम 0 लिख दें तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। इसका मतलब कि अगर log 1 है तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि बेस क्या है, उसका रिजल्ट लॉगरिदमिक फंक्शन से 0 आना है। जनरली डिनोशन के टाइम log अगर 5 लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि बेस अपन 10 मान रहे हैं, ठीक है। जनरली अगर log 5 लिखा हुआ है तो हम बेस 10 मान लेते हैं, अदरवाइज मेंशन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होता है इसमें जिसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न होता है, दैट इज़ ln। ln का मतलब क्या है, log बेस नेचुरल नंबर, log बेस नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर का मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नेचुरल नंबर था वो, दैट इज़ e। तो log बेस e इज़ ln, ठीक है। log बेस e ही क्या होता है, ln होता है। log बेस 10 क्या होता है, अपना जनरल log, ठीक है। log 5 लिखने का मतलब कि log बेस 10 है। log बेस e लिखने का मतलब क्या होता है, ln। log से ln के कन्वर्जन में अगर log में 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम ln में पहुंच जाते हैं, ठीक है। log में 2.303 से मल्टीप्लाई करने पे अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, ln में। जैसे कि कुछ एक वैल्यूज़ भी ध्यान में रख ले, छोटी मोटी log की वैल्यूज़, जैसे कि कुछ एक वैल्यूज़ लाइक log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3, log 3 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.5, log 5 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.7। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ये एक्यूरेट वैल्यू इतनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है। log 7 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.84 के अप्रॉक्स, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो अब हमें अगर ln2 की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे हम, ln2 की वैल्यू के लिए 2.303 इंटू 0.3, ठीक है। log 2 हमें ln2 चाहिए, तो ln2 का मतलब क्या होगा, ln2 कैसे निकालेंगे हम, ln2 बेसिकली log 2 इंटू 2.303। तो log 2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0.3, तो 0.3 इंटू 2.303, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा अपने पास, ln2। सिमिलरली ln3 निकाल सकते हैं, ln5, ln7। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था लॉगरिदमिक फंक्शन का। कुछ एक इसमें फॉर्मूले, कुछ एक कॉन्सेप्ट जो हमें ध्यान में रखने हैं वो देखते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज
जो हमें लॉग में ध्यान में रखना है वो सब एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या सबका, मतलब उसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे, बट कुछ इसको इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरह समझते हैं। एक तो वही वाला कि log 1 बेस ऑफ एनीथिंग विल बी कितना, 0। अब ये पता है कैसे, अभी देख के आ रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्या मिलता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट है। तो आउटपुट इज बेसिकली, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है, वो समझ सकते हैं। अच्छा, अगर ये log है तो ln1 की भी वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि बेसिकली ये क्या होता है, log बेस e ही तो होता है। अब e के पावर में भी 0 लिखोगे तो बेसिकली e की वैल्यू कितनी है, 2.7, एक नंबर ही है, इसकी पावर 0 = 1 ही आएगा, तो ln1 की भी वैल्यू कितनी होगी, 0। अच्छा, अब एक वैल्यू होती है log a बेस a की वैल्यू होगी 1, log a बेस a की वैल्यू होगी 1, ठीक है। अच्छा, अगर कभी तुमको अगर क्रॉस चेक करने में दिक्कत है तो एक चीज़ और भी कर सकते हैं अपन। जैसे मान लो कि log में कोई फंक्शन दे रखा है ना, जैसे मान लो कि यही है log a बेस a = 1, तो log को जब हटाएंगे, log से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कन्वर्जन देखो कैसे करते हैं, log को हटाते हैं, इस बेस को इधर ले जाओ और इस पावर को ऊपर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a, अगर मान लो कि हमें a की पावर 1 = a, अगर मान लो कि हमें नहीं पता होता कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, अगर मान लो कि हमें नहीं पता होता कि ये x कितना होगा, तो क्या करते, इसको यहाँ से log हटाते, इस आउटपुट को नीचे ले आके रख देते, इस बेस को यहाँ भेजते, इसको पावर में भेज देते, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर ही आता है, तो a की पावर x = है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो log a बेस a की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 1। तो ये 3 फार्मूले हो गए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, दैट इज़ सबसे इम्पोर्टेंट तो एक ये भी होता है कि log a की पावर अगर b है, ठीक है, अगर log a की पावर b है तो इट कैन बी रिटन एज b log a, पावर को आगे लेते आते हैं, b log a। तो अगर हमें log 8 की वैल्यू चाहिए, लेट्स से कि हमें log 8 की, हमने 4 स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हमारे पास हैं, log 2, log 3, log 5, log 7, इसमें काम निकल जाएगा, ठीक है। ln में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करके। अब log 8 की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, log 2³ तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 आगे आ सकता है, तो इट कैन बी रिटन एज 3 log 2। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी, 0.3, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.9 विल बी वैल्यू ऑफ log 8। अच्छा, अब एक चीज़ सोचो कि जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, जैसे मान लो कि log 1 पे वैल्यू कितनी थी इसकी, 0, log 2 पे वैल्यू कितनी है, 0.3, log 3 पे वैल्यू कितनी है, 0.5, log बेसिकली कि log का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। log का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे f(x) लिख लो, यहाँ पे x लिख लो, तो f(x) का मतलब अपने पास क्या है, लॉगरिदमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन जिसमें हमें वैल्यूज़ डालनी है। log बेस 10 हो जाए और यहाँ पे तुम x ले लो और ये x का कर्व ले लो, तो यहाँ पे 1 डालेंगे तो वैल्यू 0, 2 डालेंगे आउटपुट विल बी 0.3, 3 डालेंगे आउटपुट विल बी 0.5, 4 डालेंगे तो कितना होगा, 4 डालते ही 2², तो 2 × log 3 विल बी 0.6। तो वैल्यू देख रहे हो, 1 पे 0 था, 2 पे 0.3, 3 पे 0.5, 4 पे 0.6, 5 पे 0.7, तो वैल्यू बढ़ रही है। तो लॉगरिदमिक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, कि 1 पे वैल्यू कितनी होगी इसकी, 0, फिर वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ते जाती हैं। तो ये लॉग का ग्राफ है, जो थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए। कई बार ये यूज़ में आएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स या ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर में, तो इसको ध्यान में रखें। फिर इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। एक तो कितने फार्मूले हो गए अपने पास, एक ये फार्मूला था, एक ये था और एक ये हो गया, 3 फार्मूले हो गए, और एक ये भी है, 4 फार्मूला। हाँ, log a की पावर b कैन बी रिटन एज, पावर आगे आ जाता है b log a। अब 5th फार्मूला है इसमें, 5th और 6th मच इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे हम इसको सारे चैप्टर में, इसके बाद से सारे चैप्टर में, काइनेमेटिक्स में, पूरा तुम्हारा मैकेनिक्स में, साउंड वेव्स वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिज्म 12th में, हर जगह ये यूज़ में आने वाले हैं 2 फार्मूले। वो 2 फार्मूले हैं कि अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन में है log xy, इट कैन बी रिटन एज log x प्लस log y, ठीक है, log x प्लस log y। यहाँ पे
बेस सब में क्या है 10, जहाँ मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ वहाँ क्या मान लेना है बेस 10। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर बेसिस कॉमन हो तो log xy कैन बी रिटन एज log x प्लस log y। मतलब अगर इस पे एक एग्जांपल देखें तो log 6 की वैल्यू जो हम नहीं निकाल रहे थे उसको कैसे लिख सकते हैं अपन, log 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इस ब्रैकेट में। तो इसको ओपन करें, बेसिकली log 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, log xy में कन्वर्ट हो गया। इसको कैसे लिख लेंगे log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू पता है, log 3 की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.3, इसकी वैल्यू 0.5, ऐड कर देंगे 0.8 विल बी वैल्यू ऑफ log 6। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। log xy को कैसे लिख सकते हैं अपन, log x प्लस log y। सिमिलरली log x बाई y अगर मल्टीप्लिकेशन में तो कैसे लिख रहे हैं log x प्लस वाई, log x बाई वाई कैन बी रिटन एज log x माइनस log y। log x बाई वाई कैन बी रिटन एज log x माइनस log y। तो अगर जैसे मान लो कि हमें निकालना हो log 10 की वैल्यू, log 20 निकाल लेते हैं, ठीक है, log 20 निकालते हैं, log 20 फाइंड आउट करना हो तो इसको कैसे कर सकते हैं, log 20 को कैसे कर सकते हैं, अगर इस वाले डिवीजन से हमें निकालना हो log 20 को कैसे निकाल सकते हैं, देखो log 20 को कैन बी राइट एज 100/5, इसी फॉर्मूले पे एप्लीकेबल बना रहे हैं। वैसे तो इसको 5 इंटू 4 लिख के log 4 प्लस log 5 भी कर सकते हैं। अगर इसी वाले फॉर्मूले पे इसको वैलिड बनाना हो तो कैसे करेंगे, log 20 को क्या कर लेंगे अपन, कैसे लिख सकते हैं log 100/5, 20 हो जाएगा ये। अच्छा, जैसे ही हमने इसको ऐसे लिखा, अब इसको हम log 100 माइनस log 5 लिख सकते हैं। log 100 कितना होगा, log 100 विल बी log 10 का स्क्वायर। अच्छा, log 10 बेस 10, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, log a बेस a, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब देखो ये ऐसा नहीं है कि ये स्क्वायर है तो पहले इसको 1 लिख के 1 का स्क्वायर कर देना, पहले क्या करेंगे पावर आगे आएगा, ठीक है, पहले क्या होगा पावर आगे आएगा, तो वहाँ से क्या हो जाएगा 2 log 10 बेस 10, तो इसकी वैल्यू log 100 की वैल्यू कितनी हो गई 2, log 100 की वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस log 5 था, log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 1.3। ठीक, तो ऐसे करके जैसे देखो log 10 की वैल्यू कितनी थी, log 10 की वैल्यू कितनी थी 1, log 20 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 0.3। अच्छा, अब ऐसे निकाल भी सकते हैं, दूसरे तरीके से निकाल के क्रॉस चेक कर लेते हैं log 20 0.3 आ रहा है कि नहीं। log 5 प्लस log 4 होना चाहिए था, log 5 की वैल्यू 0.7, log 4 की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 0.3, इसको क्या लिख सकते हैं log 4 को 2 इंटू log 2 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 का पावर आगे आ जाएगा, तो वो क्या लिख लेंगे 2 इंटू log 2। आई होप कि ये क्लियर है। तो log 7 प्लस 2 इंटू 0.3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.6 प्लस 0.7, दैट विल बी 1.3। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमें लॉगरिदम में जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो इसीलिए मैं पहले भी बोला था कि लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, दोनों बहुत छोटे से फंक्शंस हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। लॉगरिदम को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में डाउट होता है और ये लॉगरिदम को कंक्लूड कर देता है। सिर्फ इतनी सारी चीज़ें हैं लॉगरिदम में जो हमें पता होनी चाहिए। तो दैट्स ऑल इन योर लॉगरिदम। अब देखते हैं जो इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जैसा कि अपने नाम से ही क्लियर होता है, ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। डिफरेंशिएशन इज बेसिकली कि डिफरेंशिएट करना, चीज़ों को डिफरेंशिएट करना, मतलब अलग अलग करना या उसमें डिफरेंस क्रिएट करना। दैट विल बी समथिंग अबाउट डिफरेंशिएशन, यही होना चाहिए। अच्छा, डिफरेंशिएशन में सबसे पहले ये समझते हैं कि दो तरीके की डिफरेंसेस हो सकती हैं, एक लार्ज डिफरेंस और एक बहुत स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, लार्ज या फिर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस। लार्ज मतलब बहुत ह्यूज नहीं, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस। और एक सेकंड वाला क्या हो सकता है अपना स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, लार्ज डिफरेंस को अपन डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल्टा से, और इसको डी से। अगर x में है तो दैट विल बी डेल्टा x, और ये कितना हो जाएगा dx। जैसे कि 5 माइनस 3 करें तो डेल x विल बी 2। ठीक है, अगर x कुछ ऐसा है 5 माइनस 3, अगर पहले मान लो कि x1 था अपने पास 5 और x2 है अपने पास 3, तो बोलेंगे कि कितना चेंज हो रहा है, डेल x विल बी 2।
अगर मान लो कि 5 में से 0.00001 कुछ कम हो रहा है तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे कि dx का चेंज हुआ, बहुत स्मॉल अमाउंट का चेंज हो रहा है इस क्वांटिटी में से, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है इसके कंपैरिजन में बहुत क्या है, स्मॉल है। तो दो तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक हो सकता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस जो कि इसके कंपैरिजन में इसको लार्ज डिफरेंस बोल देते हैं, और एक स्मॉल डिफरेंस जिसको हम dx से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों का डिनोशन क्लियर होना चाहिए कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा एक्स से, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं अपन, dx से। ठीक है, अब लेट से कि अपने पास एक फंक्शन है विच इज़ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, अब हम इसमें y प्लस डेल वाई करना चाहें, लेट से कि इसमें कुछ डेल वाई का चेंज क्रिएट करते हैं। तो ये वाला चेंज इधर कैसे क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे कैसे क्रिएट होगा, x प्लस डेल्टा एक्स से, कि अगर यहाँ पे एक डेल वाई क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इनपुट में भी एक चेंज, अगर आउटपुट में हमें चेंज लाना है तो बेसिकली क्या करना होगा, हमारे पास जो फंक्शन है उसके इनपुट में कुछ चेंज क्रिएट करना होगा, तभी तो हमें आउटपुट में कुछ चेंज देखने को मिलेगा। अब डेल वाई की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, और y की वैल्यू क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स। तो इस y को क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स के जगह पे। सो अगर दोनों तरफ हम डेल वाई बाई डेल एक्स से डिवाइड कर दें, ठीक है, डेल वाई बाई डेल एक्स करें तो यहाँ से क्या आएगा, ये x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसी टर्म को बोलते हैं अपन डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन इज एवरेज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन को क्या लिख सकते हैं, एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यही चेंज जब छोटा हो जाता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, तो इसको डिनोट करने का तरीका होता है d बाई डी एक्स। ठीक है, d बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं, d बाई डी एक्स फंक्शन से। ठीक है, d बाई डी एक्स करने का मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज। ठीक है, स्मॉल अमाउंट जब होगा तो d बाई डी एक्स लिखेंगे, वैसे क्या लिखते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स। ये भी डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये कब, जब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज हो रहा हो y में x के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब स्मॉल अमाउंट का डिफरेंस होता है तो d बाई डी एक्स, और जिस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है उस फंक्शन को हम यहाँ लिखते हैं। तो d बाई डी एक्स किसका करना है हमें, y। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि y का x के रिस्पेक्ट में जो छोटा सा चेंज हो रहा है उसको फाइंड आउट कर। सो डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या निकल के आता है कि एवरेज चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, जैसे कि अपन इसको डेल x को क्या बोल रहे हैं कि एवरेज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही d बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ y, इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस चेंज या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलने का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलने का मतलब ये होता है कि किसी इंस्टेंट में, ये क्या है, एवरेज है। एवरेज बोलने का मतलब कि अगर y में कोई चेंज हो रहा है तो वो किसी टाइम स्पैन के लिए चेंज होगा, मतलब किसी एक टाइम स्पैन लेते हैं 5 सेकंड का, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए y के विथ रिस्पेक्ट टू x, उनका एवरेज अगर दोनों का कंपैरिजन करें दैट विल बी डेल वाई बाई डेल एक्स। लेकिन अगर हमें लेट से कि पार्टिकुलरली 3 सेकंड पे निकालना है कितना चेंज हुआ, तो वो इंस्टेंट पे हुआ। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्षणिक, मोमेंटल। तो अगर किसी मोमेंट पे हमें चेंज निकालना है तो वो कहाँ से निकलेगा, हमें इंस्टेंटेनियस रेट से। और जब भी हमें किसी इंस्टेंट पे कोई चीज़ निकालनी होगी तो हम क्या कर रहे होंगे, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसका एप्लीकेशन होता है सिंपल सा एप्लीकेशन, अभी के लिए अगर समझे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करके एक चीज़ पढ़ेंगे हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिखते हैं dx बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। हम 9th में पढ़ के क्या है, 9th में ये डेफिनेशंस है ना, कि जैसे कि एक्सीलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। पोजीशन या फिर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। अगर बात करें हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या कर रहे होंगे, हमें तो ये पता है कि पोजीशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी, लेकिन हमें क्या निकालना है, इंस्टेंट किसी टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, उस x के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, दैट विल गिव अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
दैट विल गिव अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका समझ आ रहा है कि इंस्टेंटेनियस का क्या यूज़ आएगा हमारे फर्दर चैप्टर्स में, कि जहाँ पे हमें कहीं पे इंस्टेंट निकालना होगा, कोई एक इंस्टेंट किसी फंक्शन में इंस्टेंट चेंज निकालना होगा किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे होंगे, डिफरेंशिएशन, या फिर इस वाले फंक्शन का। जब एवरेज की बात करनी होगी तो हम क्या कर रहे होंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स। जब इंस्टेंट पे बात करनी होगी तो हम क्या कर रहे होंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वाई फंक्शन। इसी फंक्शन को अगर हम उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं कि डेल एक्स अप्रोचेज जीरो। ठीक है, डेल एक्स अप्रोचेज जीरो का मतलब लिमिट लगा देते हैं। बेसिकली ये लिमिट का थोड़ा सा एप्लीकेशन है कि लिमिट, ऐसा फिजिक्स में ऐसा उसका कोई यूज़ नहीं है, बस इतना समझो कि डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो का मतलब क्या है कि ये जो चेंज है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब कि बहुत छोटा चेंज है। तो ये फंक्शन ही ऐसे लिखा जाता है, डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, तो ये सिमिलर फंक्शन हो जाता है जब हम लिमिट क्या लिखें, डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो। बाकी तो तुम ओवरऑल ऐसे समझो कि ये एवरेज चेंज की बात कर रहे थे हम, ये इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं इसमें जो हमें ध्यान में रखना होता है डिफरेंशिएशन में, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है, कुछ बेसिक या फिर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जिनको यूज़ करके हम सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। पहले किसी जनरल फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन देखते हैं कि करना क्या होता है। कि लेट्स सी कि एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n। अब हमें अगर इसे डिफरेंशिएट करना हो तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर y फंक्शन ऑफ x है, एक बात ये ध्यान में रख लो कि y अगर फंक्शन ऑफ x है तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू x ही होगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में है तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा इसी के रिस्पेक्ट में होगा। अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विल ऑलवेज बी हैपन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है ये बात? तो अब अगर हमें d बाई डी एक्स ऑफ y करना हो, मतलब बेसिकली y को डिफरेंशिएट करना हो, d बाई डी एक्स इंटू वाई लिखने का मतलब क्या है, बेसिकली कि हमें ये है हमारा फंक्शन का डिनोशन, ये है अपना मशीन d बाई डी एक्स। हमने इसमें क्या किया, एक y भेजा, ये प्रोसेस होके हमें एक आउटपुट मिलेगा। वहाँ पे y क्या है अपना f ऑफ x, जिसमें x क्या है अपना इनपुट वाली चीज़, और हमें यहाँ पे एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना हो तो हम इसको डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, y अपने पास क्या है, x की पावर n, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा यहाँ पे, x की पावर n है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, पहले पावर को आगे लाओ n x और पावर को 1 से घटा देते हैं। ठीक है, जितना भी पावर है उसमें -1, और पहला काम क्या करना है, जो भी अपना पावर है उसको आगे बुलाओ और इस पावर को 1 से घटा दो। अगर इस पे एक क्वेश्चन देखें, अगर y इज इक्वल्स टू x होता तो इसकी वैल्यू क्या होगी, d ऑफ डी एक्स, वाई फंक्शन ऑफ x है, d बाई डी एक्स लिखेंगे इंटू x इज इक्वल्स टू। अब हमें क्या करना है, इसके पावर को पहले आगे लाना है। पावर आगे ला दिया हमने, पावर आगे लाना था तो पावर कितना है इसका 1 आगे आ गया। अब इस पे क्या करेंगे, x पे जितना भी पावर है उसमें से 1 घटा दो, तो 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 करते हैं x की पावर 0, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 दैट विल बी 1। सो यहाँ से एक जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला तुम याद कर सकते हो, वो क्या याद कर सकते हो कि अगर d बाई ए अपॉन डी ए है, मतलब बेसिकली अगर a को उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, जैसे कि मान लो क्या था अपने पास, y इज इक्वल्स टू एक्स था। ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे थे, इस y को x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी एक्स। ये ऐसा नहीं कि dx बाई डी एक्स एक बार में कट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा कतई नहीं है ये कि dx बाई डी एक्स को एक बार में काट के 1 लिख दे रहा है। ये प्रॉपर डिफरेंशिएशन से आ रहा है कि अगर ये x की पावर 1 है और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 पावर को आगे लाएंगे, 1 माइनस 1 दैट विल कन्वर्ट इनटू 1, तो 1 इंटू 1 विल बी 1। ठीक है, ये प्रॉपर डिफरेंशिएशन से क्या आता है, d ऑफ x बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हैं। अपने पास एक जनरल फार्मूला हो गया। कुछ और स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, दैट इज़ कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है किसी के रेस्पेक्ट में।
किसी के भी रिस्पेक्ट में। जैसे कि कांस्टेंट तुम मान लो 5, 6, 7, ई, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो de/dt लिख लो। d/dt का मतलब कि d/dt, मतलब इस e को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 0 होगी। d5/dt इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है किसी के भी रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ये एक और फॉर्मूला है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, d/c/dx विल बी 0। ये है अपना एक स्टैंडर्ड फार्मूला कि c से अपना क्या करना है, कांस्टेंट को डिनोट करेंगे। c इज कांस्टेंट, c इज आवर कांस्टेंट, तो dc/dx विल बी 0। थर्ड फार्मूला इसमें, अब कुछ चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, ठीक है, कि उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर d ऑफ sin x है बाई dx करें तो इसकी वैल्यू होती है, d ऑफ sin x की वैल्यू होती है cos x, ठीक। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x का डिफरेंशिएशन इज sec x tan x। cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ cosec x cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, ठीक है। ये कुछ कितने फॉर्मूले हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। एक फॉर्मूला तो तुम्हारा ये जनरल वाला था, जो ये तो स्टैंडर्ड ही है कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो अपन नंबरिंग करना शुरू करें तो कितने हो गए, 1, 2, 3 और ये 6, ठीक है। 9 फॉर्मूले हैं अपने पास। तो 9 फॉर्मूले तो क्या, ये तो एक किसी का एप्लीकेशन हो गया कि सेम फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में 1 देता है, dx/dx इज 1। इसको अगर समझ गए तो ये तो निकाल ही सकते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये याद रखना, हमेशा याद रखना। हाँ, अब बाकी ये 6 फॉर्मूलों पे आते हैं। देखो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस x, ठीक। tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। ये 3 फॉर्मूलों को सर्कल में करने का बेसिक मतलब इतना था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है। तीनों में सिमिलैरिटी ये होती है, ठीक है, कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन में एक माइनस साइन आता है, बाकी किसी में माइनस साइन नहीं आएगा। साइन में cos आएगा, tan में sec स्क्वायर x, sec x में sec x tan x, ये पॉजिटिव रिजल्ट है। नेगेटिव किस में आ रहा है, सिर्फ उनमें जिनमें कि c से, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज c से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान में रखना है। ये तो हो गए तुम्हारे फॉर्मूले हो गए सारे। अब बात करते हैं, देयर आर सम रूल्स जिनके थ्रू ही जाके हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन कुछ ये 3-4 रूल हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो पहला रूल है इसमें एडिशन रूल, ठीक है। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में देखो, नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या क्या रूल है अपने पास, ब्रैकेट, बॉडमास थ्योरी चलती है नॉर्मल मैथमेटिक्स में, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये दोनों तो नहीं है, डिवीजन पढ़ना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहला रूल है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन को कंबाइनली कंक्लूड करता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि अगर एक ऐसा फंक्शन हो d ऑफ dx, लेट्स से कि एक y फंक्शन है जिसको हम 3 पार्ट में डिनोट कर सकते हैं, f ऑफ x प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx, ठीक है। y एक ऐसा फंक्शन है जिसको एक बार या तो fx प्लस gx प्लस hx में डिनोट कर लें, या तो fx माइनस gx माइनस hx में डिनोट कर लें। तो अगर इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन, अच्छा ये सब के सब क्या है, फंक्शन ऑफ x, या फिर g भी क्या है, फंक्शन ऑफ x, h भी क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो अगर ये सारे के सारे x के फंक्शन हैं और y को हम इन 3 फंक्शंस में ब्रेक कर सकते हैं, तो लेट्स से कि अगर इस y वाले को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो इस y की जगह क्या लिखेंगे, fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx। तो इसको हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ये y है जो 3 फंक्शन के एडिशन या 3 फंक्शन के रेस्पेक्टिव सब्ट्रैक्शन में
हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें अगर x के रेस्पेक्ट में करना हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, इसको हम अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं, मतलब कि d ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस माइनस डी ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स प्लस माइनस डी ऑफ एच एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, दिस फंक्शन कैन बी रिटेन एज, अलग अलग हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक, तो ये है अपना पहला रूल। तो जैसे अगर इस पर एक क्वेश्चन देखें कि अपने पास अगर एक y इक्वल्स टू लेट से फंक्शन है 3 sin x प्लस 4 tan x माइनस 5 cos x। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, एक चीज़ और जो अपन मिस आउट कर गए हैं उसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट इंटू x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो, अगर किसी कांस्टेंट या फिर लेट से यहाँ पे तुम 4 ले लो, कांस्टेंट ही पकड़ो, 4 5 तो अपन देखते रहेंगे, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 e कुछ भी। तो d बाई डी एक्स अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो क्या करना होता है, कांस्टेंट बाहर निकाल लो। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो सिर्फ कांस्टेंट होगा तो 0 कर देंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसको अपन क्या करेंगे यहाँ से डिफरेंशिएट। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, c इंटू एक्स की पावर 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, पहले 5 को आगे लिखो, x 5 माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5c x की पावर 4। मतलब क्या था इसको समझने का कि कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन में मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकालेंगे फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, अब आते हैं इस पर dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करें अगर तो क्या करेंगे, हमें ये पता है कि अगर कोई फंक्शन एडिशन में लिखा हो या सब्ट्रैक्शन में लिखा हो तो सबको अलग अलग ऐड या अलग अलग डिफरेंशिएट करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है तो 3 को हटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा d बाई साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस 4 को हटा दो d बाई टैन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस माइनस है माइनस 5 d बाई कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब 3 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस 4 इंटू टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस विल बी प्लस 5 साइन एक्स। सो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा अपने पास, डी वाई बाई डी एक्स विल बी दिस। ठीक है, तो ये था अपने पास फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। नहीं भी बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि लॉ ऑफ एडिशन लिख के दिखाओ, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि अलग अलग जब अगर एक फंक्शन को 3 फंक्शंस के रेस्पेक्टिव एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर डिनोट कर पाए तो उन तीनों फंक्शन को, 3 भी नहीं है 4 भी हो सकता है, 5 6 2 कुछ भी हो सकता है। ये बस मतलब इतना है कि अगर ऐसा कुछ हम लिख पा रहे हैं तो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके फाइनली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इफ़ हमें इन सबको डिफ्रेंशिएट करना हो, सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर देंगे, सेम बात। अब इसमें जो आगे रूल है अपना वो है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की। तो प्रोडक्ट रूल कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएट वो समझते हैं। अब लेट्स से कि अपने पास 2 फंक्शन है, डी यू भी लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिख लें। 2 फंक्शन है, एक u फंक्शन ऑफ x हो और एक v फंक्शन ऑफ x हो। ठीक है, u एक फंक्शन ऑफ x है और v भी फंक्शन ऑफ x है। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, 2 अलग अलग फंक्शंस हैं, 2 अलग अलग फंक्शन ऑफ x हैं। लेट्स से कि तुम मान लो कि ये x क्यूब हो गया, ये साइन x हो गया, मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये तुम्हारा नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो साइन एक्स क्यूबिक फंक्शन बोल सकते हैं, जिसको अलजेब्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये क्यूबिक फंक्शन हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो है नहीं, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो और हमें इनका डिफरेंशिएशन करना हो, तो जो बेसिक रूल चलता है वो क्या चलता है इसमें कि सबसे पहले किसी एक को कांस्टेंट मानो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर जिसको कांस्टेंट माना था उस वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, जिसका डिफरेंशिएशन किया था उस वाले को कांस्टेंट मान लो। ठीक, इसको लिखते हैं जो मैंने बोला। क्या कह रहे हैं कि पहले किसी एक को कांस्टेंट मान लो, तो लेट्स से कि फर्स्ट फंक्शन को अपन कांस्टेंट मान लो। तो कांस्टेंट, अगर इसको कांस्टेंट ट्रीट करें तो कांस्टेंट अगर होता है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट विल बी टेकन आउट, कांस्टेंट आ गया अपना बाहर।
अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, जो बचा हुआ है, तो वो क्या कर लेंगे dv/dx प्लस जिसको बाहर निकाला था अब उसको डिफरेंशिएट कर लो, जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको कांस्टेंट मान लो। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे v × du/dx। अच्छा, ये du/dx को ना u' लिख सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका होता है इसी डिफरेंशिएशन, u' लिखने का मतलब कि u का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में डबल डिफरेंशिएशन, अब ये सिंगल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन में इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है। तो डबल डैश लिखने का मतलब कि फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएटेड है, एक सिंगल डैश लिखने का मतलब कि फंक्शन 1 बार डिफरेंशिएटेड है, ठीक। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले किसी एक फंक्शन को कांस्टेंट मानो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर जिसको कांस्टेंट माना था उसका डिफरेंशिएशन करो, जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको कांस्टेंट मान लो। अब वही फंक्शन लेते हैं, x³ इंटू साइन x था अपने पास, ठीक है, बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या करेंगे, पहले इसको कांस्टेंट मान लो, तो ये x³ हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे d sin x बाई dx प्लस कांस्टेंट किसको माने थे पहली बार, x³ को, तो इस बार क्या कर लो dx³ बाई dx कर लो और sin x को कांस्टेंट मान लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x³ इंटू cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x तो sin x हो गया, x³ का डिफरेंशिएशन 3 इंटू x², समझ आ रहा होगा। x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, 3 पावर आगे आएगा x की पावर 3 - 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x²। अब यहाँ से देख लो कुछ कॉमन निकल जाए, x² कॉमन निकल जाएगा, x cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो बेसिकली प्रोडक्ट रूल इतना कहता है कि अगर दो फंक्शंस, हाँ ये ध्यान रहे कि ये दोनों x के ही फंक्शन होगा, बस ये तो हमेशा होना चाहिए कि अगर दो ये अलग अलग फंक्शन है वो दोनों ही x के फंक्शन हो तभी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर कुछ ऐसा कंडीशन बनता है जिसमें कि दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं तो क्या करेंगे, पहले को कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर जिसको कांस्टेंट माना था उसको डिफरेंशिएट कर दो, जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट मान लो। सो दिस इज ऑल अबाउट इन योर प्रोडक्ट रूल। अब इसी में जो हमें आगे पढ़ना है दैट इज कोशेंट रूल, ठीक है। कोशेंट रूल, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी हमने देख लिया, अब बचा कौन सा, फोर्थ वाला डिवीजन। तो डिवीजन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल। तो दो ऐसे फंक्शन, सिमिलरली u एक फंक्शन है f(x) जो मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे, v एक फंक्शन है f(x) का, ठीक है। इसको x1 बोल देते हैं, इसको x2 बोल देते हैं कि सिमिलर फंक्शन ना लगे। बोलने का मतलब है कि u भी x का फंक्शन हो कुछ अलग सा फंक्शन, v भी x का फंक्शन हो कुछ अलग सा फंक्शन हो, और ये कुछ इस तरीके से हो, मतलब डिवीज़न में हो, और हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है d/dx ऑफ u/v। तो इसको लिखते हैं अपन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना होता है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो जब ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट आता है अपने पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर कांस्टेंट मतलब कि v कांस्टेंट है अपना, क्या है v कांस्टेंट du/dx माइनस, अब क्या करेंगे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर कांस्टेंट, ठीक है। सो पहले क्या करना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर कांस्टेंट माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दिस इज योर कोशेंट रूल, ठीक है। अब इसको कैसे करें, x/tan x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, d/dx x/tan x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्या आएगा। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट का मतलब कि बाहर ले लो, tan x dx/dx विल बी 1 माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर कांस्टेंट, तो x माइनस d ऑफ tan x/dx अपॉन tan x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan x माइनस x, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x अपॉन tan x का होल स्क्वायर। सो इसका डिफरेंशिएशन विल बी दिस। सो दिस इज योर इन कोसेंट रूल, ठीक है। कोसेंट रूल में अपनी इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हमने अभी तक क्या देख लिया, वो उतने सारे बेसिक फॉर्मूले और ये अपना 4
रूल, 4 रूल कौन कौन सा, एक तो कांस्टेंट वाला था, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला हो गया, एक मल्टीप्लिकेशन और एक कोशेंट। इसमें 2 रिजल्ट्स और ध्यान में रखना कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इज 1/x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। ठीक है, e क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। किसी नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, अगर a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x ln a। ठीक है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x ln a। e की पावर x क्यों होता है, e की पावर x बेसिकली e की पावर x ही क्यों होता है, अगर देखो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या लिख रहे हैं हम, a की पावर x ln a, तो अगर a की जगह e रख दें तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह e रखते हैं क्या होगा, वो e की पावर x ln e, और ln e की वैल्यू क्या होगी, ln e का मतलब क्या होता है, लॉगरिदमिक फंक्शन ऑफ बेस नेचुरल नंबर। तो लॉगरिदमिक फंक्शन ऑफ बेस नेचुरल नंबर का मतलब कि लॉग बेस ई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, लॉग ई बेस ई की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो इसीलिए वो e की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर x आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x का वैल्यू, इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x का वैल्यू कितना आ रहा है, डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आ रहा है, क्योंकि a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, a की पावर x ln a, तो ln e रखोगे वहाँ पे आगे तो वो ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। तो ये कुछ इतनी सारी चीज़ें थी जो हमें ध्यान में रखनी थी यहाँ तक। अब इस चैप्टर में हमें जो फर्दर पढ़ना है दैट इज़ चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या है कि अगर y एक फंक्शन ऑफ x हो, ठीक है, y एक फंक्शन ऑफ x हो और ये x फर्दर फंक्शन ऑफ t हो, ठीक है, y एक फंक्शन ऑफ x हो और ये x फर्दर फंक्शन ऑफ t हो, लाइक y इज इक्वल्स टू हम लिख रहे हो x क्यूब और x इज इक्वल्स टू अपने आप में हो t² + 1। समझ आ रहा है कि y फंक्शन ऑफ x हो, फर्दर x क्या हो, फंक्शन ऑफ t हो। तो अगर हमें डायरेक्ट dy/dt पूछ लिया जाए, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू t पूछ लें अगर हमें, तो हम कैसे पहुँचे, हमें तो पता है कि y फंक्शन ऑफ x है तो इसका डिफरेंशिएशन जब भी होगा x के रिस्पेक्ट में होगा, x फंक्शन ऑफ t है तो x का ही डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो सकता है। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाने का कौन सा तरीका हो, तो इस वाले चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए हमारे पास जो रूल है वो है चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है कि अगर dy/dt पे हमें जाना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले इस फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें इस x वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके t के रिस्पेक्ट में। तो ये तुम्हें एक ऐसा चीज़ जनरेट होता हुआ दिखेगा कि dx से dx कट जाता हुआ दिख रहा है, कटता नहीं है, एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं होता है। बस हम इतना कर रहे हैं कि y जो फंक्शन ऑफ x है उसको x में डिफरेंशिएट किया, इनटू जो x में फंक्शन ऑफ t था उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दिखता कैसा है ये कि dx से dx कटता हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि कट रहा है ये। फाइनली इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, dy/dt में आ जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये कट रहा होगा, बट ऐसा अपीयर होता है, ठीक है। कर क्या रहे हैं हम, y को अगर ये फंक्शन ऑफ x है तो पहले dy/dx लिखा, इनटू x जो फंक्शन ऑफ t था उसको dx/dt लिखा। अगर इस वाले क्वेश्चन को इसके थ्रू सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, dy/dt को, y क्या है अपने पास x³ तो इसको क्या लिखेंगे d × x³ इनटू dx/dt का मतलब कि d × t² + 1/dt। तो यहाँ से x³ का डिफरेंशिएशन विल बी 3x², अभी निकाल के देखा था। t² + 1 को कैसे लिख सकते हैं, d × t² प्लस d1/dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t, 3x² इनटू t² का डिफरेंशिएशन विल बी, t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, आगे आ गया t की पावर 2 - 1 दैट विल बी 1। अब इसको अगर एक वेरिएबल में लाना है, अगर इसको एक वेरिएबल में लाना है तो x की वैल्यू t में के रिस्पेक्ट में पता है, उसको उठा के रख के स्क्वायर कर दो, तो 3x² की जगह क्या लिख लेंगे फाइनली 3 × x की वैल्यू क्या है t² + 1 इनटू स्क्वायर, ये 3x² हो गया इनटू 2t। सो ये हो जाएगा फाइनल डिफरेंशिएशन dy/dt। सो
सो ये है एप्लीकेशन चेन रूल का। तो चेन रूल बेसिकली किससे डील करता है कि अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x और x इज फर्दर फंक्शन ऑफ t हो और हमें dy बाई dt निकालना हो तो क्या करेंगे हम, पहले dy बाई dx करेंगे, फिर dx बाई dt कर लेंगे। अब एक छोटी सी चीज़ समझनी है इसमें, डबल डिफरेंशिएशन वाली। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डबल डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब ये है कि किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि एक बार डिफरेंशिएट करा, जो वैल्यू आई उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे कि y इज इक्वल्स टू लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो अगर y डैश निकालें, y डैश का मतलब कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन, y डैश का मतलब dy बाई dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, साइन एक्स का cos x। अच्छा, y डबल डैश, ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएटेड का अगेन डिफरेंशिएशन। इसको डिनोट करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से। तो ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब कि इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो या तो दो बार इसको डिफरेंशिएट करो। दो बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार में ये रिजल्ट आएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे कुछ और आएगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर बाई डी एक्स। इसको तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएटेड को एक बार और कर दो, सेकेंड हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। अब देखो 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया जी, 3 कांस्टेंट था, 3 को बाहर ले लो, 3 बाहर आ गया। 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 आगे x की पावर 2 माइनस 1 दैट विल बी 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 6x माइनस साइन एक्स। सो इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 6x माइनस साइन एक्स। अब बात करते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या होता है कि डिफरेंशिएशन एक्ट्स एज मेजरर ऑफ रेट ऑफ चेंज, मेजरर ऑफ रेट ऑफ चेंज, ठीक है। डिफरेंशिएशन एक्ट्स एज मेजरर ऑफ रेट ऑफ चेंज। तो डिफरेंशिएशन क्या करता है, रेट ऑफ चेंज बताता है, ठीक। लाइक कि x अगर क्या बता रहा है, पोजीशन, x अगर पोजीशन बता रहा है तो dx बाई dt का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन नोन एज वेलोसिटी। अगर dv बाई dt लिख दे तो ये क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बेसिकली इसको डिफरेंशिएट कर रहा है तो हमें क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज। अच्छा, जब भी रेट ऑफ चेंज की बात है ना, जब भी रेट ऑफ चेंज की बात है, इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी बात करें हम रेट ऑफ चेंज की और कुछ भी मेंशन नहीं हो तो ऑटोमेटिकली क्या समझना होता है हमें कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई dt का मतलब कि चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज वेलोसिटी। dv बाई dt का मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ये तो वो चीज़ें हो गई। अब इस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किसका कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन का। सो डिफरेंशिएशन एक्ट्स एज मेजरर ऑफ रेट ऑफ चेंज। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इफ radius is increasing with a rate of 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इफ रेडियस इज इंक्रीजिंग विथ अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि रेडियस के चेंज होने की रेट कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितने की स्पीड से बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड के। सो हम क्या लिख सकते हैं, dr बाई डी टी इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। रेडियस के इंक्रीज करने का रेट, मतलब कि रेडियस का जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो dr बाई डी टी इज 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर डिक्रीज होता है तो माइनस लिखते हैं, इंक्रीज होता है तो ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये एक चीज़ याद ध्यान में रखना, मैथ में काम आ जाएगा 12th के मैथमेटिक्स में, कि इंक्रीज होता है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। फाइंड द, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है अपने पास, 4/3 पाई r क्यूब।
ये अपने पास फॉर्मूला है। हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चाहिए, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें कितना चेंज होगा, मतलब कि dv बाई dt इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन किया हमने t के रेस्पेक्ट में, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन हम किस में कर रहे होंगे, t के रेस्पेक्ट में। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, dr3/dt। अब देखो, जब भी अपने पास एक फंक्शन आ जाए ऐसा कुछ कि ये y है और हमें डिफ्रेंशिएशन करना है इसका x में, y² लिख देते हैं इसको, ठीक है, y² लिखते हैं, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है इसका x में। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन तो करेंगे, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आगे dy/dx लिख देंगे, ठीक है, आगे क्या करेंगे, dy/dx लिख देंगे। अब ये करने से क्या होगा वो समझते हैं कि आगे dy/dx लिखने से क्या होगा। आगे जैसे ही dy/dx लिखेंगे, यहाँ पे अपन इसको y लिख सकते हैं और ऐसा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि dy से dy कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो ये वाला फाइनली x में ही डिफ्रेंशिएट हो रहा है। ऐसा लिखने से होगा क्या कि जैसे ही हम dy² लिख देंगे, ये इसके रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएबल हो गया। अगर dx² dx है तो x का फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये इसके रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएबल है। तो हम क्या कर रहे थे, जैसे मान लो कि y² को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या करो, तुम y लिख लो इंटू dy/dx लिख लो। यहाँ से क्या दिख रहा होगा, dy से dy कैंसिल आउट होता हुआ, होता ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कि y से y कैंसिल आउट हो रहा है। तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, यही जो हमें चाहिए था। इससे होगा क्या कि ये वाला तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा और ये ऐसी एक टर्म बच जाएगी। उस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अगर यूज़ करें तो dv/dt क्या लिख सकते हैं अपन, 4/3 पाई dr3/dt। तो क्या कर देंगे इसको यहाँ पे क्या करो, dr लिख लो इंटू dr/dt लिख लो, कोई दिक्कत इसमें, dr3/dt करना था, dr यहाँ लिख लिया, इंटू dr/dt कर दिया। अब r³ का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 3r² इंटू dr/dt का हमें वैल्यू गिवन है, dr/dt कितने चेंज हो रहा है, 5 से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, रेडियस कुछ ले लो, इफ़ रेडियस इज इक्वल्स टू 10 मीटर। अगर रेडियस 10 मीटर ले लें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 100 इंटू 5। सो दिस विल बी रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। कॉन्सेप्ट इसमें क्या था कि अगर dy² का अगर हमें x में डिफरेंशिएशन पूछ ले तो क्या करते हैं, वहीं चेन रूल ही अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। बस अगर नहीं गिवन होगा तो अपने से जनरेट करते हैं, यहाँ y लिख लो, यहाँ dy/dx लिख लो, फाइनली ये इसी में डिफरेंशिएट होता हुआ दिखेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो इस क्वेश्चन के थ्रू अपन समझ सकते हैं। अब इसका जो सेकंड एप्लीकेशन होता है, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज टू फाइंड स्लोप। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है अपने पास, टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ कर्व, टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ कर्व। ठीक है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन के थ्रू। अच्छा, लेट से कि अपने पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हमें एंगल कैसे लेना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाला। तो जो स्लोप लिखते हैं हम, जो भी हम स्लोप लिखते हैं, स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी tan थीटा, स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी tan थीटा। स्लोप का अपने पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्लोप किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, tan थीटा से। अच्छा, ये tan थीटा कैसे निकलेगा, किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर ये मार्क कर दें हम, अगर ये मार्क कर दें कि यहाँ पे y कितना है और यहाँ पे x कितना है, तो tan थीटा विल बी y/x। ठीक है, tan थीटा विल बी y/x। ओके, सो स्लोप निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है कि अगर ये मान लो x है और यहाँ पे ये y है, y अगर बेसिकली f ऑफ x हो तो dy/dx हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, dy/dx से भी क्या मिलता है हमें, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो dy/dx इज बेसिकली इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, dy/dx के, कि चेंज इन दिस y और इन चेंज इन दिस x, del y/del x। अगर ये दोनों del y क्या हो,
बहुत मिनिमम हो तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, इंस्टेंटेनियस चेंज, तो वो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो tan थीटा विल बी टी वाई बाई डी एक्स, या फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x विल गिव अस स्लोप ऑफ दिस कर्व। ठीक है, लाइन है तो लाइन भी क्या है, कर्व ही होता है। दो पॉइंट को मिला देने वाले कर्व को क्या बोलते हैं हम, लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इस कर्व का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या दे देगा हमें, स्लोप ऑफ ए लाइन। इसी स्लोप को निकालने का दूसरा तरीका अपने पास क्या है, tan थीटा। अच्छा, अब देखते हैं कि स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव किस किस तरीके से हो सकता है। हमें पता है कि tan 0 से 90 में, tan 0 से 90 में क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, tan 0 से 90 में क्या होता है, पॉजिटिव। tan की वैल्यूज याद है, tan 0 पे 0, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3, 90 पे इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव है वो। ठीक है, 0 से बढ़ता हुआ इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब पॉजिटिव है। 90 से 180 के बीच में tan थीटा इज नेगेटिव। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में tan थीटा इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो लाइन है इसका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब ये थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। इस थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। एक लाइन लेते हैं कुछ इस तरीके का, ओरिजिन से पास होता हुआ कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब अगर इसका एंगल देखें, ये एंगल किस में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। 90 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से कम है, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, नेगेटिव। अच्छा, tan माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में हमने देखा था कि tan माइनस थीटा का मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होती है। ऐसे भी समझ सकते हो कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सीड कर गए हैं, चले तो गए हम सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में गए वैल्यू तो नेगेटिव आनी है ASTC वाले से, तो वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। तो tan थीटा हमें क्या मिलेगा, इसका नेगेटिव। तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन कैसे हो गई, कुछ इस तरीके की इंक्लाइन वाली, कुछ इस तरीके की इंक्लाइन वाली लाइन है, तो ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप। अगर इस तरीके की लाइन की इंक्लिनेशन है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप। अच्छा, अगर ये लाइन, अगर इस लाइन पे कुछ इस तरीके का वो आ जाए, इंक्लिनेशन पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस हो जाए, तो इसको बोलते हैं अपन ज़ीरो स्लोप। और अगर इंक्लिनेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाए, या फिर अपना जो स्लोप है वो पैरेलल टू दिस वाई एक्सिस आ जाए, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी स्लोप। ठीक है, इस कंडीशन में स्लोप इनफाइनाइट, इस कंडीशन में स्लोप ज़ीरो। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव क्यों है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव क्यों है, ये आई होप क्लियर है। एक्सिस बना के देखना, ये थीटा 90 से 0 से 90 के बीच आएगा, 0 से 90 के बीच tan पॉजिटिव होता है, 90 से 180 के बीच tan नेगेटिव होता है। सो दिस लाइन विल बी नेगेटिव स्लोप एंड दिस लाइन विल गिव अस पॉजिटिव स्लोप। ये ज़ीरो स्लोप क्यों है वो अभी देख लेते हैं। देखो, स्लोप का मतलब क्या होता है, बेसिकली चेंज इन दिस कर्व। ठीक है, अब जैसे कि जब चेंज ही नहीं है, अगर मान लो कि एक लाइन है, एक ऐसे मूव करता जा रहा है, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं। इसके स्लोप का मतलब बेसिकली कि इंक्लिनेशन चेंज हो। जैसे कि एक कर्व बनाए अगर, तो हर पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो जो ये थीटा बना रहा है ये चेंज हो रहा है, मतलब इसमें कुछ या तो इंक्रीज़ कर रहा होगा, डिक्रीज़ कर रहा होगा। चेंज होने का मतलब कि इंक्रीज डिक्रीजिंग है, तो हम हर पॉइंट पे निकाल के देख सकते हैं कि इसका पार्टिकुलर मतलब ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर एक लाइन ले लो तुम इस तरीके की, तो इसका तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है इसके उसमें इंक्लिनेशन में, तो इंक्लिनेशन में चेंज नहीं होने से ज़ीरो स्लोप हो गया। सिमिलरली अगर ये ऐसा कुछ है तो इसका हम इंक्लिनेशन डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी स्लोप। जो इसका थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, दैट इज़ टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ कर्व। मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ कर्व, ये जो इसका थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ कर्व। तो मैक्सिमा और मिनिमा पहले समझते हैं कि लेट्स से कि अगर एक ऐसा कोई कर्व है अपने पास, तो इसका मैक्सिमा मतलब जहाँ पे ये, अगर मान लो कि ये y है, y हो जो कि फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, y क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो जिस x की वैल्यू पे हमें y, मतलब जिस x की वैल्यू पे y की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही हो, मतलब अगर x इनपुट डालें तो y की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही हो, वो क्या होगा अपना मैक्सिमा।
और जिस x पे हमें y की मिनिमम वैल्यू मिल रही हो दैट विल बी आर मिनिमा, ठीक है, दैट विल बी आर मिनिमा। सो इन दोनों पॉइंट पे एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा पे क्या होता है, स्लोप होता है अपना 0। अब मैक्सिमा का मतलब होता क्या है, मैक्सिमा का मतलब, मैक्सिमा मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा इज नेगेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा इज नेगेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा ऑफ दिस कर्व इज नेगेटिव। अच्छा, इस कर्व का डिफरेंशिएशन का मतलब d/dx, tan थीटा को क्या लिख रहा था, tan थीटा को अभी क्या लिखा था हमने, dy/dx, tan थीटा को क्या लिखा था हमने, dy/dx, मतलब कि इसका डबल डिफरेंशिएशन हो गया, ये इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। तो बेसिकली y डबल डैश, मतलब कि ये जो कर्व है y इज इक्वल्स टू fx, अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। और अगर मिनिमा का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा इज पॉजिटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा इज पॉजिटिव, मतलब y डबल डैश इज ग्रेटर देन 0, तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा, ठीक है। तो मिनिमा कहाँ मिलता है, अगर डबल डिफरेंशिएशन इसका पॉजिटिव आएगा तो उस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा, डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो हमें उस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। मैक्सिमा का मतलब x की जिस वैल्यू पे कर्व की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है मैक्सिमा होगा, x की जिस वैल्यू पे कर्व की मिनिमम वैल्यू मिल रही है दैट विल बी आर मिनिमा। अब फाइंड आउट कैसे करते हैं उसको देखते हैं। अब अगर देखें कि अगर हमें कैलकुलेट करना हो मैक्सिमा और मिनिमा, टू कैलकुलेट मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, तो क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना हो। तो फर्स्ट पॉइंट कि हमें dy/dx इज इक्वल्स टू 0 रखना होगा, ठीक है। फंक्शन को फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करके उसे 0 के बराबर करो, यहाँ से कुछ x1 x2 कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, x1 x2 कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी जिनको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। फिर इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट विल बी d²y/dx², ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन करो इस फंक्शन का, और इन जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, डबल डिफरेंशिएशन करने पे जो भी अपने पास रिजल्ट आएगा उसमें इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, स्टेशनरी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अगर रिजल्ट नेगेटिव आएगा उस पॉइंट पे मैक्सिमा, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है उस पॉइंट पे मिनिमा, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, कोई भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे, वहाँ से कुछ अपने पास पॉइंट्स आएंगे जिनको अपन क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स। फिर हमने क्या करना है, उस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे अपन, ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी अपने पास फंक्शन मिलेगा दोबारा डिफरेंशिएशन के बाद उसमें स्टेशनरी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है दैट विल बी मैक्सिमा, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है दैट विल बी मिनिमा। अब इस पे एक क्वेश्चन समझते हैं जहाँ पे हमें y इज इक्वल्स टू x³ - 2x² दे रखा है। y एक फंक्शन ऑफ x है, जो फंक्शन के अपने पास x³ - 2x²। हमें इसमें क्या निकालना है, मैक्सिमा और मिनिमा, किस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा किस पॉइंट पे मिनिमा आएगा। और अगर हमें ये पता चल जाए कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा किस पॉइंट पे मिनिमा, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी और मिनिमम वैल्यू कितनी। कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या था अपने पास कि dy/dx को क्या करना है, 0 के बराबर, ठीक है। अच्छा 1/3 कांस्टेंट है, dy/dx इसका क्या लिखेंगे हम, d ऑफ dx x³/3 माइनस, इसको अलग डिफरेंशिएट कर लो, माइनस को माइनस की तरह चलने दो, d इंटू 2x²/dx, ठीक है। यहीं कर रहे थे, दो फंक्शन था उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो, अलग अलग, जब पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है अलग अलग डिफरेंशिएट करके सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर सब्ट्रैक्ट करना था तो। 1/3 क्या है, कांस्टेंट, 1/3 विल बी आउट, d/dx x³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x², 5 बार कर चुके हैं इसको, तो माइनस 2x² में 2 कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो बेसिकली dy/dx क्या आ जाएगा अपने पास,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको क्या करना था 0 के बराबर, ठीक है, dy बाई डी एक्स को क्या करना था 0 के बराबर। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, तो यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट क्या क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू एक बार 0 और x इक्वल टू एक बार 4, दो फैक्टर्स आएंगे यहाँ से, उन्हीं दोनों फैक्टर को क्या बोल रहे हैं अपन, स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है, ये अपने स्टेशनरी पॉइंट आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या करना था, सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना था, जो अपने पास पहला डिफरेंशिएटेड फंक्शन है y डैश, इसको क्या करो डबल डिफरेंशिएट करो, मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स इंटू 4x, तो 2x माइनस इसको क्या करेंगे 4 बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो डबल डिफरेंशिएटेड फंक्शन क्या आ गया 2x माइनस 4। अब क्या करना था इसमें, स्टेशनरी पॉइंट्स को पुट करो, जिस पॉइंट पे नेगेटिव वैल्यू उस पॉइंट पे मैक्सिमा, जिस पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू उस पॉइंट पे मिनिमा। पहले 0 पुट करते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल टू 0 क्या हो रहा होगा, x इक्वल टू 0 डालते ही डबल डैश क्या होगा नेगेटिव 2 इंटू 0 माइनस 4, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या आ गया, एट x इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा अपने पास मैक्सिमा, x इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा मैक्सिमा, और मिनिमा कहाँ पे आएगा 4 डालेंगे तो y डबल डैश 2 इंटू 4 माइनस 4, मतलब ये पॉजिटिव है, तो एट x इज इक्वल्स टू 4 वी हैव मिनिमा। डबल डिफरेंशिएशन जिस पॉइंट पे, जिस स्टेशनरी पॉइंट पे नेगेटिव आए वहाँ मैक्सिमा और जहाँ पॉजिटिव आए वहाँ मिनिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस स्टेशनरी पॉइंट को क्या करो इस फंक्शन में उठा के डाल दो, इस स्टेशनरी पॉइंट को क्या करो इस फंक्शन में उठा के डाल दो, तो हमें क्या पता चल जाएगा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जिस स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें मैक्सिमम मिल रहा था उस स्टेशनरी पॉइंट को उठा के अपने रियल फंक्शन में डाल दो, तो मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू से कितनी होगी, y इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 पे मिल रहा है मैक्सिमा, तो y इक्वल टू 0 विल बी इसका मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है, x इक्वल टू 4 पे, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, जहाँ पे x इक्वल टू 4 डालें, तो 4 डालने पे क्या होगा ये 4 क्यूब बाई 3, मतलब y इज इक्वल्स टू 4 क्यूब बाई 3 माइनस 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 64 बाई 3 माइनस ये कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 64 बाई 3 माइनस 32, तो यहाँ से 32 माइनस 96, 64 माइनस 96 बाई 3, सो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है इस फंक्शन की -32 बाई 3। कैसे निकाला हमने, जिस पॉइंट पे, जिस स्टेशनरी पॉइंट पे मिनिमम मिल रहा था उसी स्टेशनरी पॉइंट को क्या कर रहे हैं उठा के फंक्शन में पुट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट के लिए हमें उस वैल्यू उस पार्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा मिनिमा, और इसी स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें क्या मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू, और जिस स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें मैक्सिमम मिल रहा था अगर उसी स्टेशनरी पॉइंट को उठा के फंक्शन में डाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। सो दैट्स ऑल इन योर डिफरेंशिएशन।